कज़नों में शादी होने की वजह से बच्चों में किस किस किस्म की बीमारी आ सकती है? माएँ आके यही कंप्लेंट करती हैं अक्सर कि बच्चे ने पेशाब किया तो कुछ देर बाद देखा तो वो काला हुआ पड़ा था। आपने बात की थैलेसीमिया की। इनके अंदर एक एंजाइम डेफिशिएंट होगा, बच्चे जो है अपनी खुराक को सही हजम नहीं करेंगे, तिली बढ़ जाएगी, जिगर बढ़ जाएगा, ये बच्चे भी अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। 35-30 साल में उनकी शादियां कर देनी चाहिए ऐसे बच्चों की, थैलेसीमिया पेशेंट्स की। IVF का मतलब ही ये है कि उसको बॉडी से बाहर फर्टिलाइज करके फिर उसके बाद माँ के पेट के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। कज़न मैरिजेस में जिनके बच्चे इस तरह पैदा हो जाते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस होते हैं? अगर उसको डिजीज हो गई फिर भी अगर कज़न मैरिज बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ बनती जा रही है, लेकिन हमें फिर भी अवेयरनेस नहीं है कि इसकी वजह से हम सिर्फ एक जनरेशन को डिसेबल नहीं करते, बल्कि जनरेशन बाय जनरेशन भी बहुत सारी बीमारियां आपके बच्चों में ट्रांसफर हो सकती हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों में कज़न मैरिज की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस एज ग्रुप में जाके वो डायग्नोज हो सकती हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वो बीमारियां क्यूरेबल भी हैं, इलाज हो सकता है, और कहीं उन सब बीमारियों के जिम्मेदार आप खुद तो नहीं हैं? तो ये सारी चीजें जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जुनैद सरफराज मौजूद हैं। इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ अच्छी और बेहतर हो सके। आज हम बात कर रहे हैं कज़न मैरिजेस पे। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में डिसेबिलिटी देखी जाती है। तो आप मुझे ये बताएं कि कज़नों में शादी होने की वजह से बच्चों में किस किस किस्म की बीमारी आ सकती है? अच्छा, सबसे पहले आप जहन में एक बात रखें कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, जिस तरह ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये एक कोई बीमारी तो है नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल ऑफ डिजीज़ का ये ग्रुप है। आप एक बात ये जहन नशीन कर लें कि सर से लेकर पाँव तक कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि जेनेटिक डिजीज़ से स्पेयर हो। उसमें सबसे कॉमन जो हमारी सोसाइटी में लोगों की नज़र से गुजरती हैं वो है थैलासीमिया, सिकल सेल डिज़ीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि लोगों को उनका पता नहीं होता, हालांकि वो मुब्तला ज़रूर होते हैं। उनके अंदर बच्चों की कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती हैं, खुराक का हज़म ना होना, कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी। ये बच्चे इन्हीं बीमारियों से सारी ज़िंदगी बेचारे मुब्तला रह के आखिरकार मौत की मुँह में चले जाते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर फिर फिनाइलकेटोन्यूरिया आ जाता है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोज़ा। इस तरह की काफ़ी बीमारियां हैं जिनके अंदर बच्चे जो मुब्तला होते हैं वो जेनेटिक डिजीज़ का शिकार होते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जितनी भी डिजीज़ के बारे में बताया, जो भी आपने अभी नाम लिए, हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर सिर्फ थैलेसीमिया का पता है कि भाई थैलेसीमिया हो जाता है, या अगर हम अपने कज़नों में देखें कि जिनकी कज़न मैरिजेस हुई हैं तो वहाँ पे ये होता है कि कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता, उनकी सुनने की जो हेयरिंग एबिलिटी है वो बहुत कम होती है कि उन्हें सुनाई नहीं देता। आप ये बताएं कि इन सारी बीमारियों में होता क्या है, डिफ्रेंसीशन किस तरह है सारी बीमारियों की? अच्छा, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है। जब आप कज़न मैरिज अगेन एंड अगेन एक ही फैमिली के अंदर करते जाते हैं तो आपके जो जीन्स होते हैं वो एक ही फैमिली के अंदर सर्कुलेट होते हैं। तो हमारे जीन्स को अल्लाह ताला ने इस तरह दो पेयर्स की शक्ल में बनाया है। जिस तरह ये एक फिंगर बड़ी है, एक छोटी है, इसी तरह एक जीन का एक पेयर डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो उसकी जो कमी कुताई भी होती है उसको छुपा लेता है, मैस्क कर लेता है। तो होता ये कि जब आप एक ही फैमिली में बार बार शादियां करते हैं तो ये जीन जब सर्कुलेट होते हैं तो सम हाउ इन अदर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन में जो रिसेसिव जीन है वो डोमिनेंट बन जाता है। आपके पास डोमिनेंट जीन रहता ही नहीं है। जो सिंगल रिसेसिव जीन होगा तो वो किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी के पार्ट का, वो जब वो एक्सप्रेस होगा तो वो डिजीज़ कॉज करेगा। अब हेयरिंग की तरफ हम आते हैं। बेसिकली मैंने अपने शुरू में भी बताया है कि ब्रेन की डिजीज़ कॉज करता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ब्रेन आपकी बॉडी का एक पावर हाउस है जिसने पूरी बॉडी के मसल को कंट्रोल करना है, आपकी विजन को कंट्रोल करना है, आपके देखने को, आपके चलने को, आपके सूंघने को। आपके जिस्म की जितनी भी हरकत व सकनात हैं वो ब्रेन से होके आती हैं। ठीक है। तो जब वो दिमाग आपका सही काम नहीं करेगा तो वो चीज़ें मुतासर होंगी। आप दिमाग, फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं मेंटली रिटार्डेड रह जाते हैं, उनके अंदर सीखने की, सुनने की, ये सारी कैपेबिलिटीज़ कम होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बाद। अब आप सुनने की एक बात कर रही हैं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में भी चले जाते हैं।
जिनको इवन जब वो ग्रो करते हैं वो ग्रो नॉर्मली करते हैं, उनकी बॉडी नॉर्मली ग्रो कर रही होती है, लेकिन उनका ब्रेन इस तरह डेवलप नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो बेचारे ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं उनको लर्न कर सकें, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह एक बच्चा ग्रो करता है, ज़िंदगी के आगे माइलस्टोन अचीव करता है, वो नहीं कर पाते हैं। हम शुरू से सुन रहे हैं कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो शादियां इस तरह हो रही है कज़नों में, तो उसको ना किया जाए कि बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे हमारे लोग इस तरह के हैं कि जो कहते हैं नहीं जी नानी ने करवा दिया था बचपन में ही, दादी ने करवा दिया था, यहीं पे रिश्ता होना है, ठीक है। और वो मज़ीद फिर जो आगे जनरेशन है वो इस तरह की हमें डिसेबल मिलती है, माजूर होती है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये रेशो जो है पाकिस्तान में ही इतनी ज़्यादा है कि और कंट्रीज़ में भी अभी भी ये कज़न मैरिज का कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इसके अंदर गैलप ने जो मोस्ट ऑथेंटिक बात है हम कर सकते हैं, गैलप ने सर्वे किया, 2 दफ़ा सर्वे किया पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिज और अरेंज मैरिजेस को लेके। एक उन्होंने सर्वे किया था 1991 में, ठीक है। सेकंड किया उन्होंने 2017 टू 2018 में। आप देखेंगे इसमें 30 ईयर का गैप है, ठीक है। दोनों उनके सर्वेज़ में। जो उनका फर्स्ट सर्वे था उसके अंदर भी 50% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे वर गोइंग फॉर कज़न मैरिजेस। तो जब उन्होंने 30 साल बाद एक सर्वे किया तो उनको कोई भी इसमें कमी नज़र नहीं आई, और सेम रेशो थी, 50% लोग जो थे वो कज़न मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि हमने इन 30 सालों में कुछ भी अचीव नहीं किया है। 30 सालों के अंदर हमारा कज़न मैरिज का जो भी टॉपिक था, उसकी अवेयरनेस थी, वो हमारी सोसाइटी के अंदर उतनी प्रिवेल नहीं हुई, और अभी भी सोसाइटी वहीं स्टैंड कर रही है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं चैलेंजेस को अभी भी फेस कर रही है जो 30 साल पहले थे। ठीक है, आपने बात की थैलेसीमिया की, तो ये तो ऑब्वियसली कज़न मैरिजेस की वजह से ही ज़्यादा होता है। इसमें मुझे बताएं कि होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और कैसे इसको क्योर किस तरह किया जा सकता है? बेसिकली जब एक बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसको, ऑब्वियसली आपके जिस्म की सारी खुराक ब्लड है, ब्लड ही आपकी ऑक्सीजन को कैरी करती है, आपके सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। जो ब्लड होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। अब सोसाइटी के हर बंदे को पता है कि ब्लड के अंदर हम HB चेक करवाते हैं, हीमोग्लोबिन, हर बंदा जानना चाहता है कि मेरी HB कितनी है। तो उस HB जो हीमोग्लोबिन होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो पूरा रेड ब्लड सेल्स है, HB है, उसके अंदर कुछ चेन्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स की, वो जो चेन्स होती हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। जब वो एक चेन डेफिशिएंट होगी तो वो माइनर है, 2 होंगी, जब वो बिल्कुल डेफिशिएंट सारी चेन्स हो जाएंगी तो इसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। अच्छा। तो ये लोग जो होते हैं ये अपना ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं होती है इन बच्चों के अंदर कि वो अपने ब्लड को प्रोड्यूस कर पाएँ। और अलमिया ये है कि ये हमारी खुद साख्ता बीमारी है। अगर थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी प्रिकॉशंस और थोड़ी सी चीज़ों को हम लेके चलें तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये सारी ज़िंदगी इनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहेगी। मैं आपको आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट था, तो मुझे किसी एक रिलेटिव ने अप्रोच किया कि इस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर चाहिए। तो मैंने विलिंगली वहाँ पे जाके कहा कि मैं डोनेट करता हूँ ब्लड। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि 1-2 साल का है, उसको ब्लड चाहिए। तो मेरी ज़रा क्यूरीज और बढ़ी कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो पता चला कि वो बच्चा थैलासीमिया मेजर में मुब्तला है, और उस बच्चे को 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा ट्रांसफ्यूजन हो रही थी। और आप देखें कि कितना एक मेंटल ट्रॉमा है एक फ़ैमिली के लिए कि एक उनकी फ़ैमिली में एक बच्चा है जो 2 साल का है, जिसके भी खेलने की उम्र है, उनको वो हॉस्पिटल में जाके 2-2 दफ़ा उस बेचारे को ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं। और आप ये समझें, इतनी इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो जो ट्रांसफ्यूजन है उसकी फ़ीड है। अगर आप उसको वो 2 दफ़ा नहीं देंगे तो वो बेचारा जो बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने पे मजबूर हो जाएगा। सर, आपने मुझे ये बताया कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको ब्लड लाजमी लगवाना पड़ता है हफ्ते में 2 दफ़ा, लेकिन लगवाने के बाद भी इनकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, इनकी कब डेथ हो जाए कुछ कह नहीं सकते। मैंने एक दफ़ा एक ऐसे पेशेंट्स देखे थे, वो ट्विंस बच्चे हुए थे, कज़न मैरिज के बाद ट्विंस बच्चे हुए, और उनके पेरेंट्स उनको तकरीबन 7-8 साल तक ब्लड लगवाने दोनों बच्चों को लेके जाते थे, लेकिन एक बच्चा सडन चलते चलते गिरा है और गिरने के बाद बस उसे होश ही नहीं आई, उसकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। तो इसके बारे में आप बताएं। बेसिकली होता ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उनको फीड तो मिल जाती है, लेकिन उनका इन बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है, इनकी बोन्स बहुत वीक होती हैं,
इनके अंदर जो बाकी रेटिकुलो एंडोकोलोथीलियल सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम या ब्लड मेकिंग सिस्टम, बोन मैरो, वो इनका मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से भी इफेक्ट होता है। कुछ इनके अपने भी सेल नहीं बन रहे तो इनकी बोन्स भी वीक होती हैं। कुछ ब्रेन के अंदर भी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ फिर डाइट भी उस तरह की नहीं रहती क्योंकि बच्चा क्रॉनिकली इल होता है। तो आपकी एक बच्चे की आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसकी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है बच्चा, और फीड भी उस तरह से नहीं ले पा रहा होता। तो इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। और अगर ये इन चीज़ों को कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है पेरेंट्स के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, अगर ये चलता भी रहे तो ये बच्चे और इन्फेक्शन भी कैरी करते हैं। किसी ना किसी ज़िंदगी के लम्हे में ये हॉस्पिटल में बेचारे एडमिटेड होते हैं और ज़िंदगी की मौत की कश्मकश में ही हर वक्त एडमिट होते हैं। तो अगर ये मतलब चलें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अच्छा गुजार लिया 35-30 साल में, उनकी शादियां कर देनी चाहिए ऐसे बच्चों की, थैलेसीमिया पेशेंट्स? अब इसमें अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है, अवेयरनेस नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं, मैं ख़ुद एक बच्चे को जानता हूँ जो कि इस चीज़ से उसके घर में कैरियर थे, शादी हुई और वो बच्चा इस चीज़ को लड़ रहा है और वो इस एज को पहुँच चुका है कि उसकी शादी की जाए। अब जब उसकी शादी की उम्र पहुँची तो उसके घर वाले भी उसकी स्क्रीनिंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने एक ज़िंदगी का एक हिस्सा इस आफत में गुजार दिया सिर्फ अपनी एक कोताही की वजह से। अब उनका अगर बच्चा इस उम्र को अडल्ट पहुंच गया है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको कंटिन्यूस हो रही हैं, अब अगर उसकी शादी करनी है तो आप अलमिया देखें सोसाइटी का, आप अवेयरनेस एजुकेशन का लेवल देखें कि वो उसकी भी स्क्रीनिंग के लिए उनके पास या तो वसाइल नहीं है, या उनको एजुकेशन नहीं है, या उस तरफ माइल ही अभी तक नहीं हुए हैं। तो मैं अपने सारे नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ, तो खुदा रहा अगर कोई आपके ऊपर मुसीबत या आफत आती है तो उससे हमें कोई ना कोई सबक सीखना चाहिए। कम से कम चलें सोसाइटी को छोड़ें, आप उस एक फ़ैमिली को देखें कि उनकी पूरी फैमिली जो है उस बच्चे की नशो नुमा में लगी रही, उस बच्चे की बढ़ोतरी में, उसकी चीज़ें पूरी करने में। अगर वो 18 साल को पहुंचा है फिर भी वो उस चीज़ को प्रिवेंट या प्रिकॉशंस इख्तियार नहीं कर रहे हैं। तो शादी के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपने जो उसका पार्टनर है, अगर एक बच्चा थैलेसीमिया माइनर है तो उसके पार्टनर की आप लोगों ने स्क्रीनिंग करानी है। अगर तो वो भी माइनर है तो इनकी शादी नहीं करनी है। अगर तो एक मेजर है तो आपने उसकी जो पार्टनर होगी उसकी स्क्रीनिंग करानी है। अगर वो माइनर और मेजर ना हो तो फिर शादी करनी है, अदरवाइज़ फिर फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसी गो की तरफ चली जाएगी। अगर एक पार्टनर को है, मतलब अगर फादर को है मदर को नहीं है, तो तब तो ये रेशियो नहीं होती कि बच्चों में भी ये चीज़ आएगी, जेनेटिकली ये चीज़ आगे। इसके लिए ना हमें इसको रूट कॉज को समझना पड़ेगा। आप देखें कि आपके फोर फादर, आपके इंसेस्टर्स, आप वो सेम जीन्स शेयर कर रहे हैं। जब वो सेम जीन्स शेयर करते हैं, वो एक ही फैमिली में सर्कुलेट होते हैं। अब मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आपके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर किस डिज़ीज़ का कैरियर स्टेट वो स्मॉल वाला जीन मौजूद है। उसको लार्ज वाले जीन ने, जिसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, उसने मैस किया हुआ है। हमें नहीं पता है वो कितनी डिजीज़ का मौजूद हो। तो यही स्क्रीनिंग का मकसद ही यही होता है कि आप लोग प्री मैरिटल जो है ना, अपनी सारे जो जेनेटिक स्क्रीनिंग कराएं। आपको ये पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के कैरियर हैं। आप कैरियर का ये मतलब होता है कि आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आप उस बीमारी का रिसेसिव छोटे वाला जो जीन है वो कैरी कर रहे हैं, तो आपको बीमारी नहीं है। लेकिन जब एक कैरियर दूसरे कैरियर से शादी करेगा, वो दोनों स्मॉल रिसेसिव जीन जो उनके होंगे, जब वो मिलेंगे आपस में तो वो एक्टिव डिजीज़ कॉज करेंगे। वो आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, 4 बच्चों में से एक बच्चे को 100% वो बीमारी होगी। तो ये रेशो होती है। तो इससे ऑब्वियसली फिर मैं वही उसी तरफ जाऊंगा कि जितने भी लोग हैं वो अपनी प्री मैरिटल स्क्रीनिंग कराएं, ताकि उनको पता चले कि वो किस किस चीज़ के कैरियर हैं। उस कैरियर की डिज़ीज़ के कैरियर हैं उनसे शादी करने से अवॉइड करें। ठीक है, लेकिन डोंट यू थिंक कि अभी तक पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, कोई भी स्क्रीनिंग नहीं करवाते अभी तक? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है अल्लाह तवक्कल जी कर दें, कोई मसला नहीं होता। अगर इतनी आप मीन मेखियों में जाएंगे तो आप अपने लिए ही बुरा करते हैं। तो अच्छा, इसके बारे में कुछ इसमें गैलप सर्वे मैंने आपसे शेयर किया कि वो 50% कज़न मैरिजेज़ और अरेंज मैरिजेज़ हो रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो कॉन्ट्रेरी आप अपनी साथ वाली कंट्री इंडिया को देखें तो वहाँ ये रेशो 5 to 8% है, जो कि बहुत कम है।
तो आपको पता है कि एजुकेशन में, बाकी जेनेटिक सेंटर्स बनाने में, इंडिया शुरू में हम भी यहाँ से सारी टेस्टिंग इंडिया भेजा करते थे। तो हम लोगों को अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर वो गैलप सर्वे कह रहा है, जिन्होंने प्रॉपर एक ऑथेंटिक सर्वे किया है कि इन 30 सालों के अंदर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई सिग्निफिकेंटली हमें डिक्लाइन नज़र नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। इसके अंदर उस सर्वे में अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को अलग करके दिखाया गया है। इवन अर्बन पॉपुलेशन के अंदर भी कोई जहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, आप देख लें आपके इर्द गिर्द कितने आपके दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स जो कि एजुकेटेड होंगे, लेकिन उन्होंने शादी से पहले अपनी प्री मैरिटल स्क्रीनिंग करवाई हो? कभी भी नहीं होगा, नहीं होता ये सोसाइटी के अंदर। इसलिए हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स, कुछ टीवी चैनल्स के थ्रू, कुछ और अवेयरनेस, कोई हेल्थ केयर सिस्टम्स को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी का, बेशक कोई बंदा इलिटरेट भी है, उसकी ज़ुबान में उस तक ये मैसेज, ये सिंपल सी बात है, अगर उस तक ये मैसेज पहुंचता है तो वो इस चीज़ को ऑब्वियसली फिर, हाँ अगर उस तक मैसेज पहुंच गया है, उसे पता चल गया कि मैंने करना क्या है, फिर स्टेट को चाहिए कि उसको वसाइल भी दे। वो वसाइल, जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी कम्युलेटिव एक इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कम होंगी और इन चीज़ों की शरह भी कम होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कज़न मैरिज में क्या फर्स्ट कज़न्स के साथ ही शादी नहीं करनी चाहिए, लाइक मामू, पुप्पो, चचा, ताया, सिर्फ इनके साथ ही शादी नहीं करनी चाहिए कि आगे जो हमारे सेकंड कज़न्स होते हैं या पेरेंट्स के आगे कोई कज़न्स होते हैं उनके साथ भी शादी? अच्छा, इसमें ये है कि फ़र्स्ट कज़न जिस तरह है, आपके ताया हैं, आपके चचा हैं, सेकंड कज़न आपके मामू, खाला, मोस्टली ये फर्स्ट सेकंड कज़न्स के साथ ही ये चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, इसके अलावा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके नाना एक हैं, आपके दादा एक हैं, तो उनकी जो ट्री आ रही है, उनके जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी आपस में शादियों से ये चीज़ ज़्यादा फैलती है। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप सेम है। वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि एक रिसेसिव जीन जो आपके ग्रैंडफादर के अंदर रिसेसिव था, उसने कोई बीमारी कॉज नहीं की, वो जीन आपके आगे फादर के अंदर आया, उसने कोई बीमारी कॉज नहीं की, लेकिन वो रिसेसिव ही है। अभी हो सकता है कि फादर में हो सकता है कि वो डोमिनेंट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब हो सकता है कि अगर आप उस चीज़ के कैरियर हैं, आप किसी और कैरियर से शादी कर लें, तो वो चीज़ डोमिनेंट होकर सामने आपके आएगी। तो इस वजह से फ़र्स्ट सेकंड कज़न जो हैं, इनसे ये जिसको हम कज़न मैरिज कहते हैं, मोस्टली ये फ़र्स्ट सेकंड कज़न्स होते हैं जिनसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स फैलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर माँ बाप के आगे कज़न्स हो या उनके बच्चे हों तो उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता? नहीं, मैंने आपको एक बड़ा ब्रॉड टर्म बोल दिया कि अगर आपके नाना सेम है, दादा सेम है, आपके चचा, ताया, आपके मामू, आपकी खाला, ये वाली जो फर्स्ट सेकंड कज़न्स की फैमिलीज़ हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो आपकी मदर की कोई कज़न्स आगे हैं, उनके आगे मदर की आगे बहन की कोई बेटे हैं, तो वो भी उनके कज़न्स हुए, तो उनके साथ कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके थैलेसीमिया के बारे में तो हमने बात कर ली, इसके अलावा ऐसे कोई वियर्ड केसेस जो आपने डील किया? अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, वो थैलेसीमिया तो वो चीज़ है जो कि लोगों तक पहुंची हुई है। लोग जानते हैं कि ये आपकी आम लोग भी, इस लोगों को भी पता है कि ये शादी की वजह से होता है, दो लोग इस बीमारी को कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको हम सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं, सिकल सेल डिजीज़। वो भी आप कह लें कि थैलेसीमिया की तरह की बीमारी है। उसके अंदर आपके थैलेसीमिया के अंदर तो आपके रेड ब्लड सेल बन ही नहीं रहे हैं आपके, उनकी वो और सिकल सेल के अंदर उनकी सिकलिंग हो जाती है। सिकलिंग से मुराद ये है कि वो डिस्टॉर्टेड, मतलब कि उनकी शेप डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो ये भी अगर देखें, रेड ब्लड सेल काम नहीं करेंगे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंटली आउटकम वही आएंगे जो थैलासीमिया वाले हैं। तो इनके बच्चे भी लाइफ लॉन्ग जब सिकल सेल डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, तो वो भी इन्हीं बीमारियों से गुजरते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हमारी आज तक नज़र ही नहीं पड़ी, या जिनको हम लोग इतना आप कह लें कि इतनी वक़्त ही नहीं देते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, वो एक बड़ी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर डजन्स ऑफ डिजीज़ हैं। इसके अंदर ये होता है कि एक बच्चा आपके पास आया है, आपको आके माँ कहती है कि वो ग्रो नहीं कर रहा है। ये सब उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों पे नज़र रखी हुई है कि वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, या उनको दूध देते हैं उनको डायरिया हो जाता है, या उनको कोई ख़ास किस्म की खुराक देते हैं उनको डायरिया हो जाता है, उनकी तिली बढ़ी हुई है, उनका जिगर बढ़ा हुआ है, और वो नॉर्मल बच्चों की तरह नज़र नहीं आ रहे हैं हमें, उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही है। उन सब बच्चों को, माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेके एक दफ़ा किसी मुआलिज के पास ज़रूर जाएँ, कि उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो किसी इन तरह की बीमारियों में मुब्तला तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के अंदर सिंपल एक एंजाइम देना होता है, जिस तरह आप बात कर लें, जिस तरह गैलेक्टोसीमियाज़ हैं कुछ, और फिनाइल कीटोन यूरिया है, इन बच्चों के अंदर कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होती हैं। ये आप कह लें कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की माइल्ड फॉर्म है।
इनके अंदर एक एंजाइम डेफिशिएंट होगा, बच्चे जो है अपनी खुराक को सही हज़म नहीं करेंगे, या तिली बढ़ जाएगी, जिगर बढ़ जाएगा, और ये बच्चे भी अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। इनमें सिंपल एक एंजाइम को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। और सेकेंडली, मेंटल रिटार्डेशन के जो केसेस हैं, आप देख लें, ऑटिज़म है, लो IQ लेवल है। सबसे बड़ी जो दुख की बात ये है, एक तो ये होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हुए, और जो बच्चा है ये भी हो सकता है कि मिसकैरेज हो गया। ये उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कहती हैं कि हम कंसीव करती हैं, प्रेगनेंसी होती है, लेकिन बार बार हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो आप, ये भी एक अलार्मिंग साइन है उन लोगों के लिए कि वो भी अपना अभी जेनेटिक मेकअप को चेकअप करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर का हामिल हो सकता है, कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं कर पा रही है, प्रेगनेंसी बार बार जो है जो उसकी मिसकैरेज हो रहा है। एक बात। सेकंड नंबर पे, प्रेगनेंसी हो गई, कुछ देर चली है, कुछ वीक चली है, कुछ मंथ चली है, उसके बाद उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है, इसको हम IUD बोलते हैं। तो बार बार अगर इंट्रायूट्राइन डेथ हो रही है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है उन लोगों के लिए कि वो अभी अपना सारा जेनेटिक मेकअप को चेक करवाएं। और ये भी कज़न मैरिजेस की वजह से होता है। तो ये देखें, बहुत से लोग हैं, इनफर्टिलिटी इज़ द नंबर 1 कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। बहुत सी फीमेल्स हैं वो और कॉजेज़ ढूंढती रहती हैं कि हमल होता है, मिसकैरेज हो जाता है, हमल होता है, बच्चे की अंदर ही डेथ हो जाती है। तो उन लोगों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो अपनी जेनेटिक मेकअप को चेक करवाएं। और अलार्मिंग साइन सब बच्चों के लिए ये है कि बच्चे पैदा हो गए, एक तो है कि मिसकैरेज हो गया, उनकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई। अब जो बच्चे पैदा हो गए हैं, माँ बाप के सामने जब वो 2 साल को पहुँचते हैं, साल डेढ़ को पहुँचते हैं, उसके बाद जब उनका डिक्लाइन शुरू होता है, डिक्लाइन में उनकी माँ को पता चलता है एकदम से बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ऐसे ही है। फैमिली को पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है। तो इससे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ एक फैमिली के लिए क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता इससे बड़ा। इसी से मुझे एक वाक़या याद आया। हमारे एक नेबर की फैमिली थी, वो कज़न मैरिज थी, और उनके 5 बच्चों में से 4 एबनॉर्मल थे। और उन्हें फ़ौरन बेबी पैदा होता था तब नहीं पता चलता था, लेकिन जैसे ही बच्चा 2-3 साल का होता था तो वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ से ज़रा हट के एक्टिविटीज़ करता था, तब पता चलता था कि भाई बच्चा नॉर्मल नहीं है। और वो बच्चे प्रॉपर चल भी नहीं पाते थे, वो अपने ये जो उंगलियां टिप हैं इसके थ्रू वो चलते थे, और वो लाइफ टाइम ऐसे ही चलते हैं उनके। मैंने बच्चों में ये चीज़ देखी थी कि 5 बच्चों में से सिर्फ एक बच्ची, बड़ी बेटी नॉर्मल थी, बाकी 4 बच्चे उनके जो थे वो एब नॉर्मल थे, वो ठीक नहीं थे। अब देखें, ये भी मेजर इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो ब्रेन होगा। ब्रेन से जो उनके मसल को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं उनमें डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उनके मसल सही काम नहीं कर पा रहे हैं। अब यही सारी चीज़ें कोलैबोरेटिवली अगर हम बात करें तो वही बात है कि सर से पाँव तक कोई भी जिस्म का ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि आपके जेनेटिक मेकअप के डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से सब लोगों से इल्तमास यही हम बार बार करते हैं कि जब भी, क्योंकि हम अब आगे बढ़ना है, हमने हमारी सोसाइटी जो है, हमने इसको एजुकेशन वाइज आगे लेके जाना है, अवेयरनेस के लिहाज से लेके जाना है, बाकी चीज़ों में भी डेवलपमेंट, IT सब चीज़ों में आगे लेके जाना है। अगर 30 साल बाद गैलप कहता है तो बड़े अफसोस की बात है, अगले जो 30 साल बाद करे तो सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए बिल्कुल। कि इसके सोसाइटी के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अब अपने जेनेटिक मेकअप को चेक करके, अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करके अपनी शादियां अरेंज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी नानी या दादी जो है वो अपनी वफ़ात के वक्त आखिरी जो वसीयत करके गई हैं कि फ़लाँ की शादी फ़लाँ से कर दें और फ़लाँ की शादी फ़लाँ से कर दें, वो ख़ुद तो दुनिया से कूच कर गई, और लेकिन वो जो आने वाली नस्लें हैं उनको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कर गई हैं, क्योंकि उनकी बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दुनिया में गई, उनके आखिरी अल्फाज हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से, इन डायलेमा, ये एक बड़ा सोसाइटी का बड़ा डायलेमा है। इन चीज़ों से हमें बाहर आके सोचना होगा कि आया हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, साइंस की मदद लें, एविडेंस की मदद लें कि क्या हो सकता है। सब कुछ बहुत आसान है, तो इन सब चीज़ों की मदद लेके हम इन सारी चीज़ों से ईज़िली आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इम्यूनिटी भी इन बच्चों की वीक होती है, लर्निंग एबिलिटी भी इनमें नहीं होती, और लेट्स सपोज अगर 2 कज़न्स ने शादी कर ली, अब हो गई है शादी, अब उसके बाद वो क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? मतलब अगर वो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं तो, या प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसके बाद वो क्या कर सकती हैं कि बच्चा हेल्दी पैदा हो जाए? अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोग अब पहली तो बात ये है कि स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड है कि अगर 2 लोग एक ही बीमारी के कैरियर हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए।
मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ये प्रोग्राम कज़न मैरिजेस के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली अगर दो कज़न हेल्दी हैं, वो किसी चीज़ को कैरी नहीं करे, वो ज़रूर शादी करें। लेकिन ये तो तब होगा ना अगर उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई स्क्रीनिंग होगी, कराई उन्हें होगी। पता ही नहीं है। अभी तो मैं बात कर रही हूँ कि एक बंदे ने स्क्रीनिंग नहीं करवाई और उसने कज़न मैरिज कर ली है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद वो ऐसे क्या स्टेप्स ले कि वो एक अच्छे बच्चे को, हेल्दी बच्चे को पैदा कर सके। देखें, ये तो वही वाली बात है कि गो इन द ब्लाइंड रूम को, कि आपकी अब आपने स्क्रीनिंग भी नहीं कराई, आपकी शादी होगी, अब प्रेगनेंसी होगी, अब अल्लाह से दुआ करेंगे प्रेगनेंसी सही गुजरे और 9 मंथ बाद जो बच्चा पैदा हो, यही कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है, अगर आपको पता है कि आप करियर हैं और फिर भी आपकी शादी हो गई है, फिर तो हम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम इसमें ये है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या दिमाग की कुछ बीमारियों से बचने के लिए हम उसमें फोलिक एसिड माओ को तजवीज़ करते हैं कि वो प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर दें, क्योंकि फ़र्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं इसके अंदर आपकी बॉडी के आर्गन्स बन रहे होते हैं माँ के पेट के अंदर। जब वो आर्गन्स की डेवलपमेंट होती है उस दौरान हमें फोलिक एसिड देना होता है माँ को। वो फोलिक एसिड अगर एडिक्वेट अमाउंट में वो लेती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिस तरह दिमाग के छोटा रह जाना, दिमाग का काम ना करना, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, हराम मगज़ के कुछ मसले हैं, वो सारे जो मसले हैं उनसे भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीं कर लें कि अगर वो दोनों कैरियर थे, उनकी शादी होगी, प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपके हाथों से बात निकल गई है। आपके सवाल का जवाब ये था। मैं बेसिकली कुछ और बात भी साथ समझाना चाह रहा था। अब बेसिकली जब प्रेगनेंसी हो गई है तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वो जेनेटिक मेकअप जो कि माँ और बाप ने मिक्स किया है वो तो परवान चढ़ने को है, वो तो प्रेगनेंसी जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएं, उसमें तो आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय उसके कि आपको कंफर्म हो कि आप जो है आया कि इसमें वो सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स कोई है या नहीं है। उसके भी टेस्ट होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर कंफर्म है तो फिर आगे उसकी और भी मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आपके पास क्या करें। कितने टाइम के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो उस औरत को बता देते हैं कि भाई हेल्दी बच्चा नहीं है, अब जो है अभी भी आप कुछ सोच सकती हो? अच्छा, इसमें ये है कि हम लोग जब एक प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसके दौरान शुरू के अंदर आपके नॉर्मल स्कैन हो रहे होते हैं। तो उन स्कैन्स के अंदर जब 20 वीक्स को बच्चा पहुंचता है तो 20 वीक्स के बाद उसका एक अनॉमली स्कैन किया जाता है। अनॉमली से मुराद ये है कि कोई अबनॉर्मल चीज़ है वो देखने का स्कैन जो होता है। इसके अंदर हम ये करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चे के तमाम अज़ा को चेक करते हैं जो कि बज़ाहिर उस वक्त तक बन चुके होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कैसी हो रही है, बच्चे के हाथ पाँव कैसे हैं, क्या उनके डिजिट्स पूरे हैं, बच्चे का ब्लैडर कैसा है, बच्चे का बाकी टंग कैसी है, बच्चे की इंटेस्टाइन डेवलप हुई है नहीं हुई, ये सारे किडनीज डेवलप हुए हैं नहीं हुए, ये सारी चीज़ों को एनॉमली स्कैन के अंदर देखा जाता है। और इसके अलावा और भी स्क्रीनिंग होती हैं, जिस तरह हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये आप माँ के पेट के अंदर से पानी लेके उसके भी टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसको हम एमनियोसेंथेसिस कहते हैं। उसके ये होता है कि एमनोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा निकाल के उसके टेस्ट, उसके अंदर कुछ चीज़ों के लेवल चेक किए जाते हैं और उससे भी बीमारियों का पता चल जाता है कि ये बच्चा आया कि अगर इसमें ये लेवल रेज हैं तो या आगे फ्यूचर में मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो ये मिनिमम जो टाइम है 20 वीक्स के बाद जो नॉर्मली स्कैन है उसके अंदर हम माँ को या उसके पेरेंट्स को, उन दोनों को बता सकते हैं कि ये बच्चा जो आपका हेल्दी है या इनके अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज़ या ऑर्गन्स की डेफिशिएंसीज डेवलप हो चुकी है। तो अगर कुछ ऐसा इशू आप देख रहे हैं कि बच्चा हेल्दी नहीं है और ये सोसाइटी में जब आएगा भी तब भी वो ठीक नहीं रहेगा, इन फ्यूचर भी वो ठीक नहीं होने वाला, तो तब क्या आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर देते हैं कि इसे ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर? देखें, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है इसके अंदर। इसमें हमारा रिलीजन भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसके अंदर साइंस भी इन्वॉल्व है, एविडेंस बेस्ड चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत से लोगों के स्ट्रॉन्ग बिलीव हैं कुछ इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ये जो फैसले होते हैं ये पेरेंट्स ने करने होते हैं। इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि जब इस तरह का कोई केस हो तो हम दोनों पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और उन दोनों को काउंसलिंग करके बताया जाए कि आप जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर ये इशू है, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हाउ यू विल प्रोसीड इट। तो वो उनकी उस पे एंड पे होता है कि उन्होंने इसको क्या करना है। अगर वो इस चीज़ को कहते हैं कि हम लोग इसको नहीं कर सकते, हम लोग इसको, कुछ लोग होते हैं क्योंकि इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, तो वो लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर की राय ठीक ना हो,
हो सकता है कि, लेकिन डॉक्टर आपको एविडेंस बेस्ड बात बता रहा होता है, वो आपको कोई हवा में बात नहीं करेगा, वो सबसे पहले उसका स्कैन देख रहा होता है, फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं उनको देख के बता रहा होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक डॉक्टर तजवीज़ करता है कि भाई अब ये चीज़ है, फ्यूचर में बच्चे के पैदा होने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके बाद वो फैमिली का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है कि आया प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या उसको टर्मिनेट करना है या किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कज़न मैरिज करनी है, स्क्रीनिंग करवा ली, तो उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं कि अगर उनकी स्क्रीनिंग में पता चल गया कि भाई ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ये कोई ना कोई बीमारी अंदर अपने मतलब सेम बीमारी रखते हैं, तो उसके बाद का हल क्या हो सकता है? देखिए, इसमें आप जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो वो किसी एक बीमारी की स्क्रीनिंग तो है नहीं है, उसके अंदर आपकी काफ़ी जो ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बड़ी बोली, इसके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं। हो सकता है कि जो फीमेल पार्टनर है और मेल पार्टनर है, इन दोनों का जो एक जीन है रिसेसिव जीन जो कैरियर है किसी बीमारी, हो सकता है वो सिकल सेल डिजीज़ का मेल में भी कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है। तो जब ये दोनों का मिलाप होगा और जो बच्चा पैदा होगा वो उन दोनों का मेजर बच्चा पैदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक फ़ीमेल थैलासीमिया की कैरियर है लेकिन जो मेल है वो किसी मस्कुलर डिजीज़ का कैरियर है। तो जब इनका मिलाप होगा तो ना थैलासीमिया वाली डिजीज़ होगी ना मस्कुलर वाली होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो थैलासीमिया वाली मदर थी उसका जो कैरियर स्टेट थी, लेकिन पेरेंट कैरियर नहीं है थैलासीमिया का। जो पेरेंट कैरियर था मस्कुलर डिसऑर्डर का, वो फीमेल जो है मदर है वो कैरियर नहीं है। तो ये जब हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि आया दोनों पार्टनर एक ही डिज़ीज़ के कैरियर तो नहीं है। अगर वो एक ही डिज़ीज़ के कैरियर हों तो हम स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। उन लोगों को समझाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उसके लिए काफ़ी सेशंस होते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं कि आया अगर ये होगा तो ये चीज़ ऑब्वियसली होगी। तो उसके बाद वो ऑब्वियसली आपको पता है कि फैमिली मैटर्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने, ये होता क्यों है, पाकिस्तान के अंदर वेल्थ को एक ही फैमिली में रिटेन करना है, कज़न मैरिज, आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेना है, फ़लाँ जी जट है उसकी शादी जो है वो जट्टों में होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है, हमारी ज़मीनें जो हैं वो शेयर हैं, हमारे जो बाप दादा हैं वो इकट्ठे खेती बाड़ी करते थे, हमारे जो MP MN जो असम्बली में सेम है उसकी बेटी की उसी के साथ होगी, वरना बाहर शादी नहीं होगी। अराइयों में ये बड़ा कॉमन है, अराई हैं, जट हैं, ये लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते हैं। सैयद फैमिलीज़ हैं वो भी एक ही उस चीज़ में चलते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जायदाद की तकसीम, लोग कहते हैं जी अगर हमने इसको बाहर कहीं शादी कर दी तो हमारी सारी जायदाद जो है वो कोई बाहर की लड़की आएगी वो हड़प कर जाएगी, वो इस पे कब्जा हो जाएगा, उसका हिस्सा आ जाएगा। इन जायदादों के पीछे अपनी पूरी नस्ल खराब कर देते हैं। ये चल रहा है ना, ये सोसाइटी, ये वो बातें हैं। तो ऐसे घर भी देखे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ एक या दो औलादें दी हैं और वो दोनों भी ठीक नहीं हैं, वो दोनों भी डिसेबल हैं। एक बच्चे का मैं जिक्र करूं तो हमारी एक जानने वाली फैमिली है, उनके पास एक ही बेटा है, इतना पैसा है लेकिन एक ही बेटा है। जब वो सोता है तो वो 10-10 दिन नहीं उठता और उसके पेरेंट्स के लिए ये बड़ी नॉर्मल बात है कि वो सो गया तो उसने 10-15 दिन उठना ही नहीं है, वो सोया ही रहता है और 15 दिन बाद वो उठता है और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे ये भी नहीं याद होता कि वो 15 दिन सोया, वो 15 दिन उठा ही नहीं है, बिल्कुल बेड से नहीं उठा। तो ये मुझे बताएं कि ये कौन सा डिसऑर्डर है और उनकी भी कज़न मैरिज है। आप देखें कि इसमें मैं आपकी बात की तरफ आने से पहले आपको बताता चलूं कि सेठ हाबत कौन नहीं जानता उनको, उनके नाम से हम स्लैंग यूज़ करते हैं कि तो सेठ हाबत दा पुत्तर हैं, तो इस तरह के स्लैंग भी हम यूज़ करते हैं। तो उसने हमज़ा फाउंडेशन के नाम से डिसेबल लोगों, जो हेयरिंग जिनके प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए फ़ाउंडेशन बनाई हुई है। तो जौहर टाउन में भी उनका कैंपस है। तो उनका जो अपना बेटा है वो डिसेबल है, वो उनके कुछ इश्यूज़ हैं और उन्हीं की मेमोरी में उन लोगों ने उस अपने बेटे के नाम पे उन्होंने फाउंडेशन का आगाज़ किया। अब देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी जायदाद दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उनमें डिसऑर्डर्स हैं। तो दूसरी, अब आपकी बात की तरफ आता हूँ, तो हो सकता है कि वो जो उनको डिसऑर्डर है उसके अंदर इसको हम एक्सेसिव, जो एक होता है कि आप कोमा में चले गए हैं, एक होता है कि आपको एक्सेसिव नींद आ गई है। एक्सेसिव नींद जो आ गई है ना, इसको हम नेक्रोलेप्सी बोलते हैं। नेक्रोलेप्सी का मतलब ये होता है कि आप एवरी टाइम आपको ना बैठे बैठे नींद आ जाएगी, आप ड्राउजी हो जाएंगे, आप आवर्स तक जो है ना सोते रहेंगे विदाउट एनी रीज़न। उसमें ये होता है कि आपके ब्रेन के जो स्लीपिंग सेंटर्स हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जब वो हाइपर एक्टिव होते हैं तो आपकी बॉडी को वो उस डॉर्मेंट स्टेट में रखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि सर्केडियन साइकिल होता है हमारे जिस्म के अंदर।
हम दिन और रात के लिहाज से अल्लाह ताला ने हमारे हार्मोन के सिस्टम को सिंक्रोनाइज्ड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जब हम रात को या अंधेरे में होते हैं तो और हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो दिमाग से रिलीज़ होता है। तो जो आप डिसऑर्डर की बात कर रही हैं, हो सकता है कि उनके ब्रेन में कुछ इसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हों जिसकी वजह से वो एक्सेसिव ड्राउजी रहते हों, ज़्यादा सोने की नेक्रोलेप्सी का उनको मसला हो। ये चीज़ें ऑब्वियसली बहुत कॉमन है इन लोगों में। तो कज़न मैरिजेस में जिनके बच्चे इस तरह पैदा हो जाते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस होते हैं? इस पे फिर वही डिपेंड करता है कि जब एक बच्चा, अगर तो थैलासीमिया मेजर का बच्चा है तो उसके तो ट्रांसफ्यूजन के अलावा उसका कोई हल नहीं है, उसने सारी ज़िंदगी इसी को ट्रांसफ्यूजन ही लेना है। लेकिन अगर कुछ माइल्ड डिजीज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिज्म के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर ये हो सकता है कि हम वो अगर एंजाइम जो डेफिशिएंट उनमें हुआ, वो अगर एंजाइम उसको रिप्लेस कर दें कि वो बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। जिस तरह फिनाइल कीटोन यूरिया है, उसके अंदर एंजाइम डेफिशिएंट होता है। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो रेडिएशंस वगैरह से ये भी प्रिवेंटेबल होती हैं। इसके अलावा गैलेक्टोसीमियाज जितने भी हैं वो सारे उसमें ये है इन कि डिजीज़ के बारे में बताते भी जाएं कि ये किस किस्म की बीमारी होती है, किस तरह पता चलता है कि भाई आप इस बीमारी से गुजर हैं। अच्छा, एक सब नाजरीन के लिए ये है कि इन सब बीमारियों को छोड़ के, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर एक एक बीमारी को हम कहते हैं इसकी ये सिम्टम्स आएंगी, ये सिम्टम्स आएंगी। अगर आपका बच्चा 1-2 साल का है, क्योंकि सारी माएँ, सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑब्वियसली कपड़े भी चेंज करते हैं, नहलाते भी हैं, तो उनको पता होता है। अगर इस जगह पे होता है आपका जिगर, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे तिल्ली होती है, अगर आपको महसूस होता है कि उसके, अगर आप इधर हाथ लगाते हैं आपको कोई मैस या सख्त चीज़ नज़र आती है, फील होती है, तो लेफ़्ट साइड पे भी फील होती है, इसका मतलब है उसका जिगर और तिल्ली बढ़ी हुई है, जिसको हम आम अल्फाज में लोग कहते हैं जिगर और तिल्ली बढ़ गई। कुछ बच्चों का मतलब, अब अगर कॉमन बंदे के लिए वो, कुछ बच्चों का पेट बड़ा हो जाता है, तो वो ये इसी चीज़ की वजह से होता बिल्कुल है। बिल्कुल। जब आपकी जिगर और तिली बढ़ जाती है, ऑब्वियसली फिर पेट के, जिगर जब सही काम नहीं करेगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके अंदर से कुछ शरेयानें गुजर रही होती हैं, अल्लाह ताला ने ना जिगर के अंदर से टनल बनाए हैं। जब वो जिगर काम नहीं करता तो वो टनल कंप्रेस होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एसाइटिस, पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये थैलासीमिया वाले बच्चों में अक्सर पेट का फूलना, जिगर का बढ़ना, तिली का बढ़ना, ये बहुत कॉमन है। अगर सोसाइटी के अंदर सब लोगों को इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी कि शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, आपको प्री नेटल स्क्रीनिंग या आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने देखा जी उसकी तिली और जिगर बढ़ा हुआ है, पेट थोड़ा फूलता जा रहा है, आम बच्चों से उसका टेक्सचर सही नहीं है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही है, तो आप लोगों को ये एक अलार्मिंग साइन है। आप लोगों को ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने किसी मुआलिज से मिल के उसके टेस्ट करवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको डिजीज़ हो गई, फिर भी अगर आपने अर्ली डिटेक्ट करके उसकी वो जो भी फीड है, जो भी इलाज है वो शुरू कर दिया, तो बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोलॉन्ग हो सकती है। ये मुझे बताएं कि इन बच्चों के अंदर हार्ट, लिवर, कैंसर जैसी डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है? इसके अंदर बेसिकली जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, पहली यहाँ से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है पाकिस्तान, जो सब कॉन्टिनेंट का खिता है, सबसे ज़्यादा इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर की रेशो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब उसकी एसोसिएशंस भी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ है। अब यहाँ से मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर का कि इसकी अवेयरनेस के लिए हम बड़े प्रोग्राम्स भी करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके जीआईटी के, आपकी इंटेस्टाइन के जितने भी कैंसर्स हैं, आपके मुंह से लेकर आपके पखाने के रास्ते तक, जिस सारा, इसको हम जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसके जितने भी कैंसर हैं ये जेनेटिक मेकअप के चेंज होने से होते हैं। ये जेनेटिक डिस्टर्बेंस से ये सारे कैंसर सामने आते हैं। इसके अलावा आपके लिवर कैंसर है, आपका किडनी का कैंसर है। क्यों? क्योंकि एक बीमारी है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये उन बच्चों में होती है जो दो पेरेंट्स ऐसे शादी करते हैं जिनके अंदर ये डिज़ीज़ के वो रिसेसिव जीन्स मौजूद होते हैं। जब ये एक्सप्रेस करता है बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर क्या होता है, एक तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जो गुर्दे हैं बच्चे के, उसके अंदर सिस्ट हैं, बैलून्स की तरह के फटने वाले, पानी से भरे हुए उसके किडनीज बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही उसके ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म भी होता है, उसका दिमाग की शरेयान फटने का चांस बड़ा होता है। तीसरे नंबर पे ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इसके अंदर कैंसर होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। तो जेनेटिक मेकअप के चेंज होने से आपकी बॉडी के ब्रेस्ट कैंसर, जीआईटी के कैंसर, किडनी के कैंसर, लिवर के कैंसर, इनके चांसेस
कई गुना कई फोल्ड बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर कज़न मैरिज करनी ही है, बहुत ज़रूरी है कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या चलो दोनों जो लड़का लड़की हैं वो आपस में एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं तो उन्होंने करनी ही कज़न के साथ है शादी, तो आपने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग करवा लें, तो क्या पाकिस्तान में स्क्रीनिंग इतनी कॉमन है कि वो करवा लें? जी बिल्कुल कॉमन है। इसमें सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। आपके किसी भी जो प्राइवेट लैब्स हैं कहीं पे भी है, कुछ तो बेसिक टेस्ट हैं। उन बेसिक टेस्ट में आपका ब्लड ग्रुपिंग है, RH फैक्टर हम चेक करते हैं, वो उसका कंपैटिबल होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी थैलेसीमिया के कुछ टेस्ट हैं वो ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपके कुछ और जीन्स होते हैं जो आपके दिमाग के होते हैं, GIT इससे रिलेटेड होते हैं। उन तमाम चीज़ों की स्क्रीनिंग मौजूद है। आप किसी भी लैब के ऊपर, या अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आके डॉक्टर को अपना सारा मुआयना चेक, गायनी की डॉक्टर्स के पास जाके या पीड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास जाके अपना सारा केस डिस्कस करके अपने सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। उनके अंदर थैलासीमिया के टेस्ट हो सकते हैं, उसके अंदर आपके मेंटली रिटार्डेड होने की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनके टेस्ट हो सकते हैं, उसके ब्लड की कंपैटिबिलिटी हो सकती है, और बाकी सारा जेनेटिक मेकअप होता है, उसकी एक्सटेंसिव स्टडी होती है, वो सब कुछ हो सकता है। अब आया हम करें क्या। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है काउंसलिंग। आप इस चीज़ की तरफ तो आएँ कि आपने ये स्क्रीनिंग करवानी है। आपको पता हो कि हमारी पेडिग्री क्या है, हम कहाँ से लिंक्ड कर रहे हैं, और हम इस चीज़ की तरफ आएँ। जब आप अपने मॉलेज के पास पहुँचेंगे वो आपको सारी स्क्रीनिंग के कुछ टेस्ट लिख के देगा। उन स्क्रीनिंग टेस्ट को फिर आपने अपने वसाइल से कराना है। क्या स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी ले रही है? स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही। स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी कतन नहीं ले रही। ना ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे उन टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ना ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उन टेस्ट के लिए कोई फ्यूचर में आने का कोई प्लान मुझे नज़र आया। लेकिन उसमें सिंपल ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर कुछ रिसर्च, क्योंकि बाहर के कुछ लोगों ने वहाँ रिसर्च करनी थी, उस रिसर्च के एवज़ यहाँ के कुछ कपल्स की, कुछ फैमिलीज़ की जो कि ससेप्टिबल हमें लगते हैं, उनकी जो स्क्रीनिंग है वो बाहर से करवाएगी। जिस तरह USA, ऑस्ट्रिया, पहले इंडिया से भी होती थी। तो ये सारी स्क्रीनिंग फिर जो कि ससेप्टिबल कपल्स होते हैं जिनकी इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर ये आ गया कि इनमें ये बीमारी हो सकती है, फिर एक्सटेंसिव स्टडी कराई जाती है। उस एक्सटेंसिव स्टडी के लिए वहाँ पे कुछ सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट से मैं यही इल्तिजा करना चाहूँगा कि इस चीज़ को आसान बनाने के लिए एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। दूसरा, ये स्क्रीनिंग के प्रोसेस को हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, गायनी में, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल के डिपार्टमेंट्स में, OPD में इनकी तशहीर करके इन लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो इनको ये सारी सहूलतें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर स्टेप पे ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो हो सकता है इन चीज़ों से लोगों के अंदर एक इनिशिएटिव की जो है सेंसिटाइज हों लोग, और वो आगे बढ़ के इस चीज़ को प्रमोट करें। तो इस पे अगर सारी स्क्रीनिंग वो करवाते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या कॉस्ट आ सकती है? देखें, इसके अंदर एक तो आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग तो कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, वो हज़ारों की बात है। ठीक है। और अगर उसके अंदर आपको कोई ख़तरा लाहक होता है, आपका मॉलेज कहता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं, या हमने इसकी एक्सटेंसिव जीन स्क्रीनिंग करवानी है, आपकी जेनेटिक स्टडी करवानी है, तो वो तो लाखों के टेस्ट हैं। उसके अंदर आप कह लें कि वो तो 10-10 लाख और 15-15 तो लाख। आप ये सोचें कि एक कपल शादी से पहले वो 10 लाख 15 लाख की सिर्फ स्क्रीनिंग कैसे करवा सकते हैं? नहीं, हम हर कपल को ये नहीं कह रहे हैं कि आप शादी से पहले 10-15 लाख, इतने में तो शादी हो जाती है। एग्जैक्टली। इसके टेस्ट करवा के फिर शादी करें, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी बीमारियां हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसके अंदर जानलेवा और कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आपको क्रिपल्ड करती हैं, डिसेबल करती हैं ज़िंदगी के अंदर, उनकी शुरू के अंदर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, वो हज़ारों की बात है। अगर उसके अंदर आपके प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने अपना चेक करवाना है कि मैं थैलेसीमिया का कैरियर हूँ या नहीं हूँ, सिंपल सा टेस्ट है, उसका वो 100 रुपीज़ में हो जाएगा, थाउजेंड्स में हो जाएगा, मैक्सिमम उसकी कॉस्ट होगी। वो आप टेस्ट जब कराएंगे आपको ये पता चल जाएगा मैं कैरियर हूँ। जब आप कैरियर हैं तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना, तो मेरा पार्टनर भी कहीं कैरियर ना हो, तो फिर आप उसके भी टेस्ट करवाएंगे। अगर वो भी कैरियर है तो फिर आप उसकी तरफ, जब एक चीज़ की कैरियर है तो फिर हो सकता है कि आप बाकी डिजीज़ के भी कैरियर हों। फिर आपने पूरा जेनेटिक मेकअप चेक करवाने की तरफ जाना है, फिर आप हाई रिस्क केस बन जाते हैं। जब आप हाई रिस्क केस बन जाते हैं, हम गवर्नमेंट से भी ये इल्तिजा कर रहे हैं, जो हाई रिस्क केस हैं आप उनकी ज़िम्मेदारी उठा के उनके टेस्ट करवाएं। बाकी सब पब्लिक से ये इल्तिजा है कि वो अपना छोटे मोटे जो डॉक्टर के पास जाके अपनी जो इनिशियल स्क्रीनिंग है जो कि थाउजेंड्स में होती है, वो ज़रूर करवाएं।
अच्छा, अगर अब दोनों पार्टनर्स कैरियर हैं थैलेसीमिया के या किसी भी और मर्ज़ के जो कि शायद प्रिवेंटेबल नहीं है इन फ्यूचर, तो फिर लेकिन मैंने बताया कि उन्होंने शादी भी ज़रूर करनी है, कोई ना कोई फैमिली प्रेशर है या वो दोनों आपस में एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, तो फिर वो आगे कैसे करें, वो बच्चे कैसे प्लान करें आगे? अच्छा, पहले तो ये बड़ा एक चौंका देने वाली बात है कि उन दोनों को पता भी है कि ये चीज़ आगे जाके हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, फिर भी अगर वो शादी करने पे बज़िद हैं, तो देखिए साइंस जो है वो एविडेंस बेस्ड सारी चीज़ें करती है। अगर साइंस इसमें जो जी शऊर इंसान है वो यही कहेगा कि आप आगे बच्चे पैदा ना करें, आप ठीक है आपने प्रेगनेंसी जो है उसको ना होने दें, आप शादी कर लें, लेकिन बात यह है कि इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी वजह से कोई फैमिली टाइज़ ऐसी हैं, कोई सोसाइटी की रिलीजियस टाइज़ ऐसी हैं कि उन्होंने शादी करनी है और उनको पता है कि हम कैरियर है, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये मौजूद है कि एक तो ये है कि हम लोग उनको IVF का ऑप्शन भी उनके लिए अच्छा है। IVF में ये होगा कि हम माँ से जो है एग्स और उसका फादर जो है उससे स्पर्म्स लेके उसको इन विट्रो फर्टिलाइज़ करते हैं। IVF का मतलब ही ये है कि उसको बॉडी से बाहर फर्टिलाइज़ करके जब वो फिर उसके बाद बॉडी माँ के पेट के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब ये है कि जब इम्प्लांट करने से पहले वो जो IVF का मटेरियल है उसको सारे की टेस्टिंग हो सकती है। उसके टेस्ट होके सारा जेनेटिक मेकअप चेक हो सकता है कि आया जो ज़ाइगोट बना है इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो सारा क्लियर है तो फिर हम उसको माँ के पेट में इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर उस ज़ाइगोट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई जेनेटिक इस तरह के डिसऑर्डर्स हमें नज़र आ रहे हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और नया जो है इम्प्लांट वो रेडी करके हम ये एक एडवांसमेंट, और इसमें ऑब्वियसली फिर बहुत खर्चा है। IVF इट्सेल्फ बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, फिर उसमें आगे जेंडर का पता करना, उसमें जेनेटिक्स का पता करना, जेनेटिक जीन डिसऑर्डर्स का पता करना, इसमें कॉस्ट बहुत आपकी लाखों में चली जाती है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि तो ये इसके बाद IVF के बाद भी रिस्क रहता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, कि मतलब बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि अब तो बच्चा हेल्दी देखिए, पैदा जब होने वाला आपने है? IVF के अंदर ज़ाइगोट के सारा जेनेटिक मेकअप चेक किया है, अगर वो दोनों जो माँ और बाप के जीन्स मिलने से ज़ाइगोट बना है, अगर उसके अंदर कोई इशू नहीं है तो उसके अंदर IVF सक्सेसफुल होता है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसके अंदर तो रैंडम जीन का मिलाप हो रहा है। इसके अंदर जो जीन्स का मिलाप हुआ है आपने उनकी टेस्टिंग करने के बाद माँ के पेट में उसको फर्टिलाइज़ किया है, उसके माँ के पेट के अंदर उसको इम्प्लांट किया है। तो जब वो माँ के पेट के अंदर आफ्टर टेस्टिंग इम्प्लांट होगा, ऑब्वियसली अगर कोई और इशू नहीं आता, जो कि और भी IVF के और भी इटसेल्फ कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, अगर वो नहीं आता तो इटसेल्फ इसको बाकी चीज़ें जो होंगी जेनेटिक मेकअप की वजह से वो नहीं होंगी, तो ये इस चीज़ को ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो ये IVF अगर उन्होंने मतलब 3 या 4 बच्चे प्लान करने हो तो ये चारों दफ़ा IVF ही करेंगे? अब इसमें ऑब्वियसली चारों दफ़ा बच्चे IVF ही करेंगे, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर IVF भी बहुत कॉस्टली है। इसके अंदर जब आप जाते हैं IVF के लिए तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। सबसे पहले अगर आप कैरियर नहीं भी हैं, किसी और वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, आप किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि हमने IVF के ऑप्शन को चूज़ करना है, तो उस IVF की ऑप्शन से पहले वो दोनों पेरेंट्स की सारी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखें, ये फिर वही चीज़ आ गई जिसको हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। तो IVF से पहले भी जेनेटिक टेस्टिंग होगी, अगर वो कैरियर हैं, फिर उनका जब वो ज़ाइगोट बनता है उसकी टेस्टिंग के बाद ही अगर वो उसमें जीन ट्रांसफ़र नहीं हुए तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका जो ज़ाइगोट बना है उसके अंदर भी वो आपके कैरियर वाले जीन ट्रांसफ़र होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% इन कपल्स के लिए ये ऑप्शन है कि वो अगर वो कैरियर हैं वो शादी करें, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है जी, वो शादी करें और जाएँ IVF कराएं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर दो करियर हैं, अगर वो शादी कर ली उन्होंने या उनका बहुत ज़रूरी है शादी करना, तो वो IVF का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर ऑल द टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग, और फिर वो जो ज़ाइगोट होगा उसकी टेस्टिंग के बाद अगर डॉक्टर अप्रूव करेगा तो वो इम्प्लांट होकर प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने के लिए हम इजाज़त दे सकते हैं। ऐसी कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जिसका अभी तक हमारी आवाम को पता नहीं है, उनके बारे में थोड़ा बताइए? अच्छा, इसमें मल्टीपल ऑफ डिजीज़ हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस करना इतना मुश्किल है, लेकिन ये कि हम चंद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं अपनी लोगों के साथ। वो ये है कि एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ये होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि आपके ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी। इसमें आपके जो जीन्स मेकअप होता है वो सारा वही चीज़ों को फॉलो करते हुए आपके आगे जनरेशन्स में जा सकता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जो बच्चा है इसके अंदर क्या होता है, आपकी जिस्म की जितनी भी नालियाँ हैं
चाहे वो सांस की नालियाँ हैं, चाहे वो पेशाब की नाली है, चाहे वो कहीं भी जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर कोई पाइप या नाली है जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो सिक्रीशंस पैदा होती हैं, ये उन सिक्रीशंस को थिक कर देता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो क्लोराइड का एक चैनल होता है वो डिस्टर्ब होता है, उसके बाद आपकी जिस्म की जितनी भी नालियाँ उनके अंदर ये थिक हो जाती है सिक्रीशंस। होगा क्या, जब सिक्रीशन थिक होंगी मेरे सांस की नाली होंगी, मुझे क्या होगा, सांस के मसले शुरू हो जाएंगे। जब वो मेरे लबलबे की सांस थिक होंगी नालियाँ, तो क्या होगा, मुझे डायबिटीज़ हो सकती है, मुझे पेंक्रियाज या लबलबे का कैंसर हो सकता है। जब वो आपकी जो पेशाब की नाली या बाकी प्रोस्टेट के इर्द गिर्द चीज़ें वो थिक होंगी, तो उसमें क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मर्दाना बांझपन जिसको कहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर देखें लोग जो आते हैं ना बीमारियों के साथ, वो उनको मैच करना चाहिए कि क्या आया हम ये जो बीमारी गेन कर रहे हैं कि हमारी कज़न मैरिज या हमारी पेडिग्री की सेम होने की वजह से तो नहीं हमारे में आई। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं। अगर ऐसे बच्चे जिनमें बार बार छाती का इन्फेक्शन होता है, ऐसे बच्चे जो बार बार पखाने की शिकायत करते हैं और जिनको खुराक हज़म नहीं होती, जिस्म में बढ़ोतरी नहीं है, हो सकता है कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में मुब्तला हों। और सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी एक जानलेवा बीमारी है। इसके अंदर ये होता है कि आप जो भी खाते हैं, बेसिकली आपकी जो फ़ैट है, फ़ैट भी अब्जॉर्ब नहीं होती है, और फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है उनका रोल जो है वो बॉडी के अंदर बड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो अक्सर देखा होगा आपने, एक तो लाइक हमारी बिल्कुल करीबी फैमिली के अंदर ही एक बच्चा बिल्कुल जो है 12 से 15 साल की उम्र का है, एकदम सर को दर्द होती है और वो बच्चा जो है हॉस्पिटल पहुंचता है, सीटी स्कैन होता है, पता चलता है जी दिमाग की शरेआन फट गई है। वो 15 साल का बच्चा जो अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, आईक्यू लेवल ठीक है, स्कूल गोइंग है, सब कुछ ठीक है, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ, ना उस बंदे में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ना उस बंदे की कुछ एक्टिविटी ऐसा ही है, ना स्मोकिंग है, ना कुछ ऐसी चीज़ है, तो एकदम से उसकी शरेआन क्यों फट गई। जो शरेआन हम कहते हैं जी ओल्ड एज में जाके 70 ईयर में आप वेयर्ड ऑफ बॉडी हो जाएगी, आपकी ऑर्गन जो हैं वेयर्ड ऑफ होंगे, उसके बाद आपकी नालियाँ जो हैं कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, उस बंदे में कोई जंक फूड नहीं है, क्यों, क्या हुआ। तो बेसिकली होता क्या है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उस बंदे की जो ब्रेन की बच्चे की शरेआन फटी है, उसका कहीं का ना कहीं लिंकेज उसके जेनेटिक मेकअप के साथ है। अब उस बच्चे के अंदर हुआ क्या, उसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म होता है कि आपकी जो शरेआन नॉर्मल है, अगर उसके अंदर बिल्कुल शरेआन फूल जाए तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं कि अपने नॉर्मल कैलिबर से उस शरेआन की जो वॉल्स हैं वो थिन हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, उसकी वजह से उसका कैलिबर ज़्यादा हो गया है। तो जहाँ पे उसका कैलिबर ज़्यादा, ये सिंपल एक पानी वाला पाइप होता है, कहीं से अगर वो थोड़ा फूला हुआ है, इसका मतलब वहाँ से वो कमज़ोर हो गया है, कुछ आने वाले अरसे में वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपकी आर्टरीज़ के अंदर भी यही सिस्टम है। तो ब्रेन एन्यूरिज्म, एकदम से हेडेक हुई, ब्रेन की आर्टरी का फटना, और इस तरह के बच्चों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मेकअप के चेंज होने की वजह से होती है। तो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, साथ ब्रेन के अंदर ये एन्यूरिज्म, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आपके जेनेटिक मेकअप से ही डिस्टर्ब होती हैं। तो आप अगर बच्चे का कोई अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अगर उसके किडनीज़ के ऊपर सिस्ट हैं या इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद हैं, तो उस बच्चे का ब्रेन का एवेलुएशन या उस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए आपको। सिस्टिक फाइब्रोसिस की चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें। उसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया, कुछ बच्चे हैं आप ये देखें कि अक्सर बच्चे होते हैं जी, वो उन्होंने कमोड में या वैसे वॉशरूम किया, यूरिन किया, उसके बाद उसको फ्लश करना भूल गए, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उनकी माँ आती है, वो देखती है तो जो उन्होंने यूरिन किया था वो यूरिन हैज़ टर्न्ड ब्लैक। ओह सीरियसली? तो ये कोई जादुई बातें नहीं है, ये मेडिकल और एविडेंस बेस्ड बातें हैं। इन बच्चों के अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी है, जब उनका यूरिन थोड़ी देर स्टे करता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये अक्सर हमारे पास माएँ आके यही कंप्लेंट करती हैं अक्सर कि बच्चे ने पेशाब किया, यूरिन किया, उसके बाद ये है कि वो फ्लश नहीं हुआ, तो कुछ देर बाद देखा तो वो काला हुआ पड़ा था। तो ये एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं, तो इन लोगों को ज़रूर डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए फौरी। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिससे वो एंजाइम उनकी बॉडी में, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये ब्लैक क्यों हो जाता है? बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जिन्होंने ये सारे प्रोसेस को चलाना होता है, वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है। जब वो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होगा तो वो डेफिशिएंसी की वजह से वो यूरिन के अंदर जो केमिकल्स हैं ऑब्वियसली वो प्रोसेस नहीं हो पाते, वो टर्न ब्लैक हो जाता है। तो ये एक अलार्मिंग साइन। नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये है कि ये बेसिकली अल्लाह ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज।
तो उसमें ये है कि ये अर्ली साइन है, इसमें ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर ये डेफिशिएंसी है, और उससे ये एक हिंट है हमारे पास कि इसके अंदर जेनेटिक कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये हमें ये हिंट दिलाता है कि इसके अंदर बाकी चीज़ों को भी देखा जाए। अगर उसमें एक इशू आ रहा है जेनेटिक, तो हो सकता है कि आने वाली ज़िंदगी में उसमें कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, उन चीज़ों को हमें नज़र रखनी चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर इग्नोर होती हैं, हम उस पर नज़र नहीं रखते खतरनाक हैं। चीज़ है ये कि आपको 80% तो पता होता है कि भाई आगे जनरेशन ठीक नहीं आने वाली, 80% तो कज़न मैरिजेस को पता होते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी तक हमारी सोसाइटी इस चीज़ से रुकती क्यों नहीं है, हमारी सोसाइटी बाज नहीं आ रही इस चीज़ से। उसमें हम लोगों को लाइक गवर्नमेंट से इल्तमास होगी कि आप लोगों को मैसिव, एक मैथ्स की एजुकेशन के लिए ना मैसिव प्रोग्राम्स करने होंगे। उसमें ये कि जब भी आपने किसी पॉपुलेशन को, किसी नेशन को एजुकेट करना होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ की तरफ जाते हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं, तो एक लम्हा आता है कि वहाँ जाके एक एजुकेशन लेवल बढ़ता है। लेकिन अब गैलप सर्वे के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई एजुकेशन लेवल बढ़ी नहीं है। नहीं तो बढ़ी। हमने इस मैसिव प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिसमें हमें प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ, जेनेटिक काउंसलिंग और ये जेनेटिक प्री मैरिज स्क्रीनिंग, ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों की तरफ हम लोगों को माइल कर सकें और उनको बता सकें विद एग्जांपल्स कि आप लोग अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो इसके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप देख लें, हमारे टीवी चैनल्स जितने भी हैं, उनमें जितने टीवी सीरियल चल रहे हैं, किसी ना किसी को अपनी खाला की बेटी के साथ, चचा की बेटी के साथ कोई लव हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। आप जनरेशन को दिखा भी तो क्या रहे हैं, आप उनको यही तो दिखा रहे हैं कि कज़न्स के साथ। और फिर इसी तरह हमारी फैमिली के अंदर भी होता है, वो फैमिली के अंदर भी ये चीज़ें परवान चढ़ती हैं ड्रामों को देख के। आप इनको अपने ड्रामास के थ्रू प्रमोट करें, आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, आप इस पे सेमिनार्स करें। आप गवर्नमेंट लेवल पे ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं जो इनके लिए बहुत से सेंटर्स भी हैं। लेकिन अब ये है कि लोगों को भी तो वहाँ तक लेके जाना है ना, उनको अवेयरनेस देनी है, उनकी कॉस्ट चीज़ बतानी है कि गवर्नमेंट स्टेट उनके लिए क्या कर सकती है। ये सारी चीज़ें, बहुत सी NGOs भी हैं जो इन चीज़ों के लिए काम करती है। लेकिन ये है कि लोगों को ये चीज़ को समझना होगा कि ये चीज़ें उनकी जिस तरह ब्रेड एंड बटर उनके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ भी उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न, आपका बच्चा जब 2-3 साल को पहुँचे, वो सुन ना पाए, वो समझ ना पाए, तो इससे ज़्यादा कोई इनक्रिशिएटिंग चीज़ नहीं हो सकती आपके लिए। तो ये आपके लिए एक मेंटल औलाद ही ट्रॉमा। तो एसेट है। अगर माँ बाप देखें तो सब यही कहते हैं कि हमारी औलाद हमारा एसेट है, और अगर हम औलाद ही सही नहीं बना पा रहे, या बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन अगर औलाद ही अच्छी नहीं पैदा हो रही, हेल्दी नहीं पैदा हो रही, हम खुद जानबूझ के, ये तो मैं जानबूझ के कहूँगी कि अपनी औलाद को खुद डिसेबल बना रहे हैं आप लोग, इसमें जानते बूझते हुए आप लोग ये काम कर इसमें रहे हैं। आप एक बात गौर करें कि कुछ लोग कहते हैं जी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने जैसे प्लान किया था। देखिए, मैं उन लोगों को सिंपल से एक एग्जांपल देखता हूँ कि आप ये 50-60 हज़ार रुपये की बाइक होती है ना, आप बाहर आते हैं, आप उसको 10 लाख लगा के आते हैं, यार कोई चुक्के ही ना ले जाए, ऐसे होता है ना। तो उसमें अल्लाह की रज़ा क्यों नहीं है? अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि पहले आप प्रिकॉशंस करें, पहले आपने क्या किया, उसके बाद आई विल हेल्प यू। बिल्कुल। तो आपने अपनी सेहत के लिए, आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आपने भी तो कुछ सोचना है ना। अगर उसको अल्लाह की रज़ा पे छोड़ के, तो फिर तो रिस्क भी घर उतरना चाहिए, फिर तो आपको बाहर भी नहीं निकलना चाहिए कुछ कमाने के लिए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से हमें बाहर आके, ऑब्वियसली इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपनी फैमिली की केयर करें, फ्यूचर की केयर करें। और एक इस चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा, इस्लाम के अंदर कज़न मैरिज की कतन कोई ममानत नहीं है। हम ये इस चीज़ को कभी भी यहाँ पे बैठ के हमें डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं। अगर आपने कज़न मैरिज करनी है तो उसको स्क्रीनिंग करवा लें, स्क्रीनिंग बस ये करवाएं। देख लें कि दो लोग जो मिलने जा रहे हैं इन फ्यूचर, क्या वो ठीक हैं दोनों, उनकी वजह से आगे जनरेशन को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। होता ये है कि जब ये बच्चा डिसेबल होता है, ये आपका सिर्फ उस फैमिली का डायलेमा नहीं होता है, ये पूरी सोसाइटी का एक इम्तिहान होता है। आपके हेल्थ केयर पे बर्डन आता है, उस फैमिली पे बर्डन आता है, उस बच्चे पे इटसेल्फ एक बर्डन आता है। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं क्रॉनिक, उसमें लोग 40-50 साल उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो आप देखें कि एक डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड बंदे को घर में संभालना। तो ऐसी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ।
मेरी फैमिली के अंदर एक कपल है, फर्स्ट कज़न्स, शादी हुई, 2 बच्चे पैदा हुए, एक ही बेटी है। बेटी तो वैसे ही ना सुन सकती है ना प्रॉपर बोल सकती है, बस पहचानती है और थोड़ा थोड़ा सा आ करके बात अपनी अपनी मदर को समझाती है। बेटा बिल्कुल ठीक था, अब तो माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहा है। उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद मतलब 1 या 1.5 साल के बाद एकदम ऑफिस से बाहर निकला है और वो वहीं पे खड़ा है ना, तो वो खड़ा ही रह गया। उससे एक स्टेप भी आगे नहीं जा, मतलब स्टेप ही नहीं उठा पा रहा था। वो वहीं पे खड़ा है और उसको बोल भी नहीं पा रहा और वहीं पे खड़ा है। सब इर्द गिर्द से लोग उसके पास आए और वही क्या हुआ है, क्या हुआ है, चलो तुम हॉस्पिटल चलो। और वो उठ नहीं पा रहा। उसको लेके गया हॉस्पिटल और वो तकरीबन 2-3 घंटे वैसे ही सुन रहा है। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने कहा ब्रेन में कुछ हुआ है और उसको कितने लाख के फौरी तौर पे इंजेक्शंस लगे थे। फौरी तौर पर उसको कितने लाख के इंजेक्शंस लगे थे और तब जाके उसने अपनी आई भी ब्लिंक की थी। वो आई भी नहीं उससे ब्लिंक हो रही थी, मतलब वो ऐसे भी नहीं कर पा रहा था। तो ये भी कज़न मैरिज थी जिसकी वजह से अब मेरे माइंड में आया कि हो सकता है ये भी कज़न मैरिज की वजह से हुआ हो। इसमें बीइंग अ डॉक्टर, ये आपकी जो हिस्ट्री से मुझे पता चला है, होता ये है कि ये भी बिल्कुल कज़न मैरिज से लिंक हो सकती है चीज़। इसमें हमारी बॉडी के अंदर डिसलिपिडीमियास, लिपिड्स प्रोडक्शन की कुछ बीमारियां होती हैं। वो जिस तरह हम कहते हैं जी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने जंक फूड ज़्यादा खाया, मैंने कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इस्तेमाल किया, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ली। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर भी ये बीमारियां होती हैं, हालांकि वो कुछ नहीं खा रहे होते, उनकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। कुछ जेनेटिक मेकअप की वजह से ये चैनल्स में डिस्टर्बेंस होती है। तो इन बच्चों के अंदर जो हार्ट अटैक हैं, इन बच्चों के अंदर जो CVA या फालज या स्ट्रोक के अटैक हैं, वो यंग एज में आ जाते हैं। जो आप इंजेक्शन की बात कर रही हैं वो हो सकता है कि TPA का इंजेक्शन हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इसको हम बोलते हैं। ये बड़ा कॉस्टली इंजेक्शन होता है। ये उस क्लॉट को जाके डायरेक्ट करके तोड़ता है और खून के बहाव को बेहतर करता है, जिससे वो जो दिमाग का हिस्सा मुतासर हुआ होता है उसको खुराक मिलती है और वो चीज़ें रिवर्ट होके वापस आ जाती हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ हुई हो उनके साथ। और वो तो मतलब 5-6 घंटे में ठीक भी हो गया था, लेकिन वो जो 5-6 घंटे थे वो बड़े परेशान कर देने वाले थे कि ये क्या हो गया एकदम से। हमने कभी ऐसी चीज़ सुनी देखी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ उसके साथ हुई थी। अच्छा, थर्डली हम लोग सारे नाजरीन को एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये कज़न मैरिज से ऑब्वियसली होती हैं, 100% बात है। लेकिन ये कज़न मैरिज के बगैर भी हो सकती हैं। अब उसमें क्या बात है, उसमें ये है कि कज़न मैरिज से ये सारी चीज़ें, इनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर बग़ैर मैरिज के वो चीज़ 1 to 2% है, तो कज़न मैरिज के साथ वो चीज़ 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है। तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके वो सेम जीन्स के सर्कुलेट होने का। तो ये सिंपल ये नहीं है कि हम लोग कज़न मैरिज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज में ये चीज़ नहीं हो सकती, या कल को कोई बंदा आके कहे जी ये हमारी तो अरेंज मैरिज भी थी, हम कज़न भी नहीं थे, लेकिन हमारा ये फ़लाँ रिलेटिव है उसके बच्चे को थैलेसीमिया है। तो ऐसा नहीं है, उनमें भी हो सकता है जेनेटिक मेकअप, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वी डोंट नो अबाउट आवर फोर फादर्स। हम एक ही रीजन में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। 400 साल पहले क्या पता कि कौन किसका कोई रिलेटिव हो, उनके सेम जीन्स ट्रांसफ़र हो के आ रहे हों, कोई पता नहीं है। इस वजह से आपको पता है कि चाइना और ताइवान के अंदर उन्होंने एक तो स्क्रीनिंग को 100% ये लागू करने के लिए रूल्स बना दिए। ये दो कंट्रीज़ हैं। फिर उन लोगों वो इनकरेज करते हैं कि आप अपने मुल्क से बाहर शादी करें, वो इसी चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि उनके फोर फादर, उनकी अरेंज मैरिज के अंदर भी ये इशू आ रहे हैं। चाइना के अंदर इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए चाइना इसके अंदर बहुत काम कर रहा है। और मैं ख़ास तौर पे सऊदीया की बात करना चाहूँगा कि उनके अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जब प्रिवेल हुए, तो उन्होंने इस पर बड़ी रिसर्च करके इस पर बड़ी पैसे लगा के इसकी जेनेटिक सेंटर्स बनाए हैं, और ताकि उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो इन जानलेवा बीमारियों से जान छुड़वा सकें। तो गवर्नमेंट से भी यही इल्तिजा है कि ऑब्वियसली बजट तो होता है, गवर्नमेंट लगाती भी है, लेकिन इसको मैसिवली थोड़ा खर्च करके और सोसाइटी की कंपेन्स और अवेयरनेस के लिए कोई बड़े स्टेप्स लेके हर हॉस्पिटल में, मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के हर हॉस्पिटल में एक जेनेटिक काउंसलिंग का सेंटर बनाया जाए। वहीं के डॉक्टर हैं, वहीं की वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक सेटअप बनाना है जहाँ पे आपके जो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं वो सारी ये चीज़ों पे गाइडेंस लेके अपने फ्यूचर को बेटर वे में गुजारने का मशवरा ले सकें। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आप किसी बीमारी का शिकार हैं या आपके बच्चे किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।